हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी मनहास। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, जिसमें हमने फार्मर्स की कुछ डिमांड्स के बारे में आपको बताया था, जो एक्चुअली में तो फार्मर्स के रिलेटेड थी, बट वहीं पे कुछ डिमांड्स ऐसी भी थी जो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये प्रोटेस्ट सच में फार्मर्स के रिलेटेड हो रहा है या फिर कुछ लोग अपने गलत फायदे के लिए इन बेचारे किसानों को मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट किसी नेशनल इवेंट्स के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाते हैं। आप खुद ही रिकॉर्ड्स देख लो। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर पब्लिक के लिए ओपन किया गया और इसके 4 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और नोएडा से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। फिर 15 नवंबर 2023 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में डलवाए और इसके ठीक 11 दिन बाद किसानों ने दोबारा से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 22 जनवरी 2023 को भी यही हुआ। जैसे ही राम मंदिर के ओपनिंग की डेट अनाउंस हुई, उसके ठीक 1 महीने बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की और उसमें एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की प्लानिंग भी की। एक फार्मर लीडर का बयान सुनो। मोदी दा ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया। वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਾਂਗੇ। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि पीएम मोदी से और राम मंदिर की पॉपुलैरिटी से इन किसानों का क्या लेना देना। ये प्रोटेस्ट फार्मर्स के राइट के लिए हो रहे हैं या फिर 2024 के इलेक्शन के लिए। खैर, हम बात करते हैं डिमांड नंबर 8 के बारे में, जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद को रिहा करने के बारे में बात की गई है। शर्जील इमाम जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है। 60 लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। उमर खालिद जो कश्मीर सेपरेटिज्म को खुलेआम सपोर्ट करता है। आखिर किसान इन्हें क्यों रिहा करवाना चाहते हैं? पंजाब ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਦੇ ਝੰਡੇ। इस डिमांड से ना तो किसानों का कुछ फायदा है और ना ही देश का। फिर क्यों इन किसानों के मेन लीडर्स ऐसी डिमांड बार बार रख रहे हैं? यहाँ से ये तो पता चल जाता है कि जरूर इसमें इन लीडर्स का कुछ फायदा है। क्यों ना इन लीडर्स के बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए और समझा जाए कि इन्हें यहाँ से क्या फायदा होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 मेन लीडर्स हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और ये 3 लीडर्स अपनी अपनी किसान यूनियन के भी लीडर हैं। जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, जोगिंदर सिंह उग्रहन बीकेयू के लीडर हैं और योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव ने ये बात खुलेआम एक्सेप्ट की है कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट किसानों के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को पावर से गिराने के लिए शुरू किया है, ताकि ओपोजिशन पार्टीज दोबारा से पावर में आ सके। किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने। योगेंद्र यादव 2020 के फार्मूलाज को हटवाना चाहते थे। मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इसे मैं कहता हूँ जमाखोरी, कालाबाजारी, अनुमति कानून। जबकि कुछ टाइम पहले तो वो खुद ही कहते थे कि देश को फार्मूलाज जैसा कानून बनाना चाहिए। कोई ना कोई तरीका इसका निकालें जिससे किसान जो है वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सके। आज क्या है कि जो बेचने वाला है और जो अंततः खरीदने वाला, जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में 7 लेयर है। वही चीज तो उस फार्मूलाज में थी जिनको आपने बाद में हटवा दिया। यहाँ से ये तो पता चल गया कि इस इंसान को किसानों के राइट से कोई मतलब नहीं, इसे मतलब है तो सिर्फ पॉलिटिक्स से। यहाँ पर किसानों को उनका हक मिले ना मिले, लेकिन योगेंद्र यादव को पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन बनानी है, क्योंकि योगेंद्र फार्म प्रोटेस्ट के पहले बिहार के पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, लेकिन प्रोटेस्ट शुरू करते ही वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन प्रोटेस्ट के लीडर बन गए। इन्होंने कई बार इंडियन पॉलिटिक्स में भी पोजीशन बनाने की कोशिश की है। आपको बता दूं, योगेंद्र यादव 2021 में आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं। जब यहाँ पर इनकी दाल नहीं गली तो ये ममता बनर्जी के साथ भी कुछ टाइम के लिए जुड़ गए थे, बट वहाँ पर भी इन्हें वो पोजीशन नहीं मिली। शायद इसीलिए योगेंद्र यादव ने फार्मर प्रोटेस्ट ज्वाइन कर दिया अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए। लेकिन 2021 में राकेश टिकैत ने उन्हें इस प्रोटेस्ट से बाहर निकाल दिया।
और इतना ही नहीं, इस इंसान के एंटी नेशनल लोगों के साथ भी कनेक्शन सामने आए हैं। 2020 में जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे वो भी योगेंद्र यादव ने ही अरेंज करवाए थे। कुछ न्यूज पेजेस के पास तो इन दंगों के लिए हुई मीटिंग्स की पिक्चर्स भी हैं, जिसमें योगेंद्र यादव शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। अब जॉर्ज सोरोस को तो आप सब जानते ही होंगे। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये इंसान 8,000 करोड़ रुपए इंडिया में फंड कर रहा है यहाँ की करंट गवर्नमेंट को बदलने के लिए, और तो और एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी करवा रहा है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि योगेंद्र यादव इसी सोरोस लिंक्ड फाउंडेशन CSDS के फाउंडिंग मेंबर हैं। इसके आगे तो आप भी समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे मेन लीडर की, राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं और इनके भाई BKU के प्रेसिडेंट हैं, और ये दोनों लीडर मिलकर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। राकेश टिकैत का भाई नरेश रेसलर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है और राकेश टिकैत फार्मर प्रोटेस्ट को। अब BKU जो कि भारतीय किसान यूनियन है, लेकिन इसके लीडर्स हर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर यह बात बहुत अजीब है कि एक फार्मर लीडर हर प्रोटेस्ट में शामिल होकर क्या करेगा। इसलिए कई एक्सपर्ट्स को यहाँ पर मामला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि राकेश के मुताबिक उनकी टोटल प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ है, लेकिन DNA न्यूज के मुताबिक देखें तो इनकी अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी 80 करोड़ रुपए है। चलो मान लो कि ये इनकी पुश्तैनी विरासत होगी, लेकिन आप कभी ये सोच सकते हो कि एक किसान लीडर दूसरे किसान लीडर की हत्या करेगा? तो राकेश टिकैत पर उन्हीं की तरह एक लीडर चौधरी जगबीर सिंह के मर्डर का आरोप है, जहां से ये पता लग जाता है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, और फार्मर्स के प्रोटेस्ट से ज्यादा इसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा पसंद है। अब बात करते हैं थर्ड लीडर जोगिंदर सिंह उग्रहन के बारे में। जोगिंदर बाकी दो लीडर्स की तरह रातों रात किसान नहीं बने, बल्कि वो सच में एक किसान है, और इनका फैमिली बैकग्राउंड प्रोटेस्टर से कहीं दूर है। और आपको बता दूं, ये आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। बट फिर सोचने वाली बात है कि एक किसान और किसान ग्रुप के लीडर पिछले कुछ सालों से एंटी नेशनल लोगों को जैसे शर्जील इमाम और उमर खालिद को रिहा करवाने की बात क्यों कर रहे हैं, और वो भी ऑफिशियली डिमांड लेटर में लिखवाकर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इन्होंने पहले भी कई बार एंटी नेशनल लोगों की साइड स्टैंड लिया है। इन्होंने पहले भी शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स को जो CAA के अगेंस्ट थे उन्हें सपोर्ट करते हुए खाना प्रोवाइड किया था। तो इनका मेन मोटिव प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है शायद जॉर्ज सोरोस लिंक्ड है और कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा हो, बट ये बात तो साफ है कि फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि 5,000 ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया गया है और उनमें हाइड्रोलिक टूल्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि वो बैरिगेड्स को हटा सके। 1500 ट्रैक्टर्स अपने साथ 6 महीने तक का राशन ले जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि प्रोटेस्ट के लिए 6 महीने का राशन क्यों लिया जा रहा है, और ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसीलिए इंटेल एजेंसीज का ये कहना है कि इसमें कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।